नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। महीना दर महीना एसआईपी से निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे एसआईपी करने की रकम आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं। क्या एक निश्चित दिन पर एसआईपी करने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? एसआईपी या फिर एक मुश्त निवेश, क्या करें, दोनों के क्या है फायदे? ऐसी कुछ चर्चा आज हम करेंगे अपने इस खास शो में। और हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं दो खास एक्सपर्ट्स, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। कीर्तन और प्रतिभा दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। एसआईपी, हमने एसआईपी के आंकड़े भी देखे, किस तरीके से म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में, एसआईपी के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि किस तरह से निवेशक जो है वो एसआईपी के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट जो रूटीन है, जो अपने निवेश की जर्नी है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। पर सही तरीका भी जानना जरूरी है जिससे से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले प्रतिभा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि काफी ऐसे सवाल हमारे पास निवेशकों के आए। उनका ये समझना था या वो ये जानना चाह रहे थे कि हम एसआईपी करना चाहते हैं, अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एसआईपी करें कितनी रकम से, शुरुआत कितनी रकम से होनी चाहिए, कैसे उसको निर्धारित किया जाए, ये हमें नहीं मालूम। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एसआईपी कितनी रकम से शुरू करनी चाहिए, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये? एक तो हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है मैथ्स में कि क्या आपका सेविंग्स रहता है, सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाटएवर यू अर्न, अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो वेल्थ बिल्डिंग में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये सोचे कि हमारा जो इनकम है, इनकम से हम इन्वेस्टमेंट्स माइनस करके जो बचता है उसको हम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रकम बन जाएगा और फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। तो पहले तो आपको तय करना है कि आपका एज क्या है और आपका गोल्स क्या है, और उसके हिसाब से मान लो आप बहुत यंग हो, 25-30 ईयर्स के हो, तो आप 15-20% अपने एज के हिसाब से, मतलब 20 ईयर्स के हो तो 20% तो आप सेव करना चाहिए। तो उसको एसआईपी के लिए आप साइड में रख दो और बाकी जो बचता है उसको स्पेंड कीजिए। मोस्टली हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो एक एसआईपी तो सुनते हैं, उनको लगता है हम पीछे ना छूट जाए, तो वो एक एसआईपी स्टार्ट जरूर करते हैं 5,000 का। जब उनका सालाना मंथली एक्सपेंसेस जो होता है वो 1 लाख 1.5 लाख होता है, तो वो 5,000 या 10,000 का एसआईपी स्टार्ट करता है। एक टिक मार्क एक्टिविटी हो जाता है कि हमने भी एसआईपी स्टार्ट कर दिया। ये एक्चुअली आपको सुकून जरूर देता है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप एक परसेंटेज तय कर लीजिए और उससे स्टार्ट कीजिए, बाद में आप गोल के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो कितना अमाउंट जो है वो एसआईपी का सही है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। कीर्तन, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि जब आप निवेश की शुरुआत करें, एक लक्ष्य पहले बना दीजिए और उस लक्ष्य के आधार पर अगर आप फिर अपने एसआईपी या फिर किसी भी निवेश को रखेंगे तब आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो शुरुआत क्या इसी तरीके से की जा सकती है कि आप एक लक्ष्य बनाएं और उसके बाद एसआईपी बढ़ाएं? एक लक्ष्य होना सबसे इंपॉर्टेंट है निवेश की शुरुआत करने के पहले। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको शायद पता ही नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो लक्ष्य होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको डिसिप्लिन मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए। आपको पता चलेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप क्या खोने वाले, कौन से लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नंबर 1 रीजन आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले गोल डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी शादीशुदा आदमी के लिए जो प्रोबेबली अर्ली 30s में है, कौन से टाइप के गोल्स हो सकते हैं? मेजरली 3 गोल्स होंगे, राइट? एक तो होगा चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या रिटायरमेंट प्लानिंग। अब अगर आप देखें, ये अगर लंबी अवधि के गोल्स है तो सबसे सरल तरीका लंबी अवधि के गोल को अचीव करने का एसआईपी है, क्योंकि आपको छोटी छोटी रकम इकट्ठा करनी है या इन्वेस्ट करनी है हर साल, जिससे आपका 10 साल या 12 साल या 15 साल के बाद आने वाला गोल अचीव हो जाए।
अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए अगर आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आपको टिपिकली 3 चीजों की जरूरत है। आपको सबसे पहले एक अमाउंट चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए या कितना पैसा इकट्ठा करना है। आपको समय चाहिए कि कितने समय के बाद वो पैसा इकट्ठा करना है। और आपको एक अजम्पशन लेना है कि आप जिस तरीके के निवेश करते हैं उससे कितना रिटर्न मिल पाएगा। तो मान लीजिए अगर चाइल्ड एजुकेशन की बात करें और मुझे ये पैसा 11 साल बाद चाहिए और 11 साल बाद मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और मैं जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करता हूं मुझे 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी फेयर लगती है। तो अगर ये सिचुएशन है तो मुझे आज तकरीबन 18,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। मैं अगर 18,000 रुपए की एसआईपी करूंगा 11 सालों के लिए हर महीना तो मैं 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाऊंगा। वैसे ही अगर चाइल्ड मैरिज की बात करें, जो मान लीजिए मुझे आज से 18 साल बाद चाहिए और सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए, और अगर यहां पर भी मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे 12% की रिटर्न मिल सकती है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ 3,000 रुपए हर महीना सेव करना है 18 साल के लिए और मेरे 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। पर जब आप अगर रिटायरमेंट की बात करें जो आज से 25 साल बाद है और मान लीजिए मुझे 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो मुझे 15,000 16,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक गोल डिफाइंड है तो आपको काफी क्लैरिटी है कि आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है, आपको पता है कि कितना समय है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, और आपको ये भी पता है कि जिस तरीके की निवेश आप करते हैं कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर ये 3 पैरामीटर्स आपके क्लियर है तो आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कितना पैसा हर महीना लगाना है जिससे आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो बहुत क्लियर कट कीर्तन ने बताया कि आप एक लक्ष्य को एक एसआईपी से जोड़ दें। जो मुख्य तौर पर हमारे लक्ष्य होते हैं वो शादी होने के बाद बच्चे की पढ़ाई है, फिर उसकी शादी भी करनी है और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, और उसके हिसाब से कितना टाइम आपके पास है उस गोल के लिए, और कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना पैसा आपको चाहिए होगा, उसके हिसाब से आपकी एसआईपी डिसाइड होगी। जब हम बात कर रहे हैं कि एसआईपी कितनी रकम की करनी चाहिए, कई बार प्रतिभा ऐसा हो जाता है कि हमारे खर्चों पर, हमारे जो बेसिकली खर्चे हैं वो एसआईपी पर भारी पड़ जाते हैं। हम एक, जैसा आपने शुरुआत में कहा था अपने आंसर में कि जरूरी है कि आप अपनी आय में से अपने पहले निवेश को निकाल दीजिए। बेसिकली आपकी जो आय है उसमें से पहले आप निवेश की रकम हटाइए और फिर जितना बचता है उसको खर्च कीजिए। कई बार लेकिन खर्चे ज्यादा भारी पड़ जाते हैं एसआईपी पर, तो ऐसी सिचुएशन में जो कैश फ्लो की किल्लत होती है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं वो लोग जो कि अपनी एसआईपी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ओके, मैं प्रतिभा के पास फिर से चलती हूं थोड़ी देर में। मैं कीर्तन आपसे जानना चाहती हूं कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हम एसआईपी की यहाँ पर बात करें कि कैसे निर्धारित करें कि एसआईपी का अमाउंट कितना होना चाहिए, क्या हमारा जो महीने का खर्च होता है, जो हमारे महीने का जो कैश फ्लो होता है, क्या उसके आधार पर हम अपने निवेश या एसआईपी को बेस कर सकते हैं? क्या ये भी एक तरीका हो सकता है अपार्ट फ्रॉम गोल बेस्ड प्लानिंग? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आपकी जितनी इनकम है उसमें कुछ रूल्स सेट नहीं कर दे तो आप उस बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे और आपकी डिसिप्लिन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, एक रूल शेयर करना चाहूंगा जो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं और मैं हर किसी को फॉलो करने की सलाह भी देता हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास महीने की इनकम 100 रुपए है, राइट, अब हर किसी को ये तकलीफ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि 100 रुपए में से मैं कितना खर्चा करूं, कितना सेव करूं। तो मैं बड़ा ही सिंपल सा रूल यूज करता हूं, 30-30-30-10। तो अगर आपके 100 रुपए की महीने की इनकम है तो आप 30 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए और लाइफस्टाइल के लिए। 30 रुपए से ज्यादा की आपकी टोटल ईएमआई नहीं होगी। अब उसमें कार ईएमआई भी आ गई, घर की ईएमआई भी आ गई, जो भी जितनी भी ईएमआई है आपकी आ गई। बचा हुआ 40 रुपया, उसमें से 30 रुपया हर महीना सेव करें और आप 10 रुपए कंटिंजेंसी के लिए या थोड़ी सी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए बचा के रखें। अब देखिए, अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको हर महीना पता है कि आप क्या ये रूल ब्रेक कर रहे हैं या आप रूल के विदिन। क्योंकि आपने एक रूल डिफाइन कर लिया है, इससे होगा ये कि आपकी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप हर महीना 30 से 40% सेव कर पाएंगे।
इनफैक्ट जो यंग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी ईएमआई घर की खत्म हो चुकी है, या ऐसे लकी लोग हैं जिनको घर लेने की जरूरत नहीं है फॉर वट एवर रीजन, इन सब को जो 30 रुपया ईएमआई की तरफ जाता है वो भी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे ईएमआई घर के लिए देनी नहीं पड़ रही है फॉर वट एवर रीजन, तो मैं 30 रुपया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और मेरे लाइफस्टाइल पे खर्चा करूंगा, बचा हुआ 60 से 70% में हर महीना सेव कर सकता हूँ। देखिए ये रूल्स होंगे तो आप डिफाइन कर पाएंगे कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद 30-30-30-10 ना फॉलो करके आप कुछ और रूल अप्लाई करना चाहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक रूल अगर आप फॉलो करें तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, वरना आप तो हर महीने कितना भी खर्चा कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है, राइट। ओके, तो ये आपने काफी इंटरेस्टिंग एक रूल बताया जिससे आपकी जिंदगी और आसान हो सकती है जब आप ये सोचना चाह रहे हैं या पता करना चाह रहे हैं कि आपको एसआईपी करनी कितनी है, निवेश में कितना पैसा डालना है। तो 30-30-30-10 का रूल है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रखनी है कि आपको 30% अपने निवेश की तरफ देने ही देने हैं। कई लोगों की जिनकी ईएमआई नहीं है, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया हुआ है, वो 30% का पोर्शन भी अपने निवेश में डाल सकते हैं। पूरा 30 ना सही 20 डाल दीजिए। 10 अगर आप चाहते हैं अपने लिए और लाइफस्टाइल के खर्चों के लिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेजर जो पोर्शन है ध्यान रखिए, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आगे जाके आपकी ही जिंदगी आसान होगी। मैं प्रतिभा अब आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि कैश फ्लो की बात हो रही। जैसे मैंने शुरुआत की थी आपसे पूछने की कि कई बार लोगों के बजट बिगड़ जाते हैं और कैश फ्लो की किल्लत हो जाती है। जो एसआईपी अमाउंट उन्होंने निर्धारित किया था वो एसआईपी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो जाती है इसको दूर करने का कोई तरीका है? नंबर वन, जब आप जैसे कीर्तन ने भी बताया कि अगर गोल की तरफ आप ध्यान दें तो आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, कभी आपको एसआईपी बंद करने का अगर नौबत आए तो आपके मन में लगेगा कि मैं कौन सा एसआईपी बंद करूं, मेरे रिटायरमेंट का कि बच्चे के एजुकेशन का। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप जो कैश फ्लो कर रहे हो क्यों बंद कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद नया लैपटॉप लेना है, नया गाड़ी लेना है या थोड़ा बड़ा घर लेना है। तो आप ये ट्रेड ऑफ सोचने लगोगे कि मेरे गोल के अगेंस्ट मैप्ड है, क्या मैं ये ट्रेड ऑफ करना चाहती हूँ, तब आप बंद नहीं करोगे। और कैश फ्लो जैसे मैंने बताया, अगर आप एक परसेंटेज निकाल दोगे तो कैश फ्लो उसके अंदर अपने आप फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने स्टार्ट कर दिया है और बीच में आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। हो सकता है इनकम आपका बंद हो गया तब पॉज कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो का प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगा व्हेन यू थिंक ऑफ योर गोल्स कि मैं एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके क्या मैं हॉलिडे में जाना चाहती हूँ, तो आंसर इज ऑब्वियसली नो। ओके, एक छोटा सा सवाल क्योंकि हमारे पास जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, एक दर्शक पूछे अगर मानिए 20,000 की सैलरी है, प्रतिभा आपसे जानना चाहूंगी, तो ऑन एन एवरेज कितनी एसआईपी किसी को करनी चाहिए? अगर 20,000, एज के ऊपर भी डिपेंडेंट है उनका क्या एज है। मान लीजिए अगर वो बहुत यंग है तो कम से कम 20% का तो उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टार्ट करते हैं 20,000 का उनका इनकम है तो 4,000 से स्टार्ट करते हैं। 4,000 नहीं हो पा रहा, 3,000 से स्टार्ट करते हैं, 15% 20% से स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है वो बढ़ाते जाएंगे तो बहुत बड़ा एक अच्छा रकम बन जाएगा थैंक्स टू कंपाउंडिंग। हर एक आदमी का इनकम तो बढ़ता ही है जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये ना सोचे कि ये 2-3 हजार से क्या होगा। वो एक हैबिट फॉर्मेशन है कि हमने स्टार्टिंग से 20% ऑफ इनकम को हमने साइड में रखा है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा थोड़ा परसेंटेज भी बढ़ाएंगे, हर साल बढ़ाते जाएंगे तो बहुत अच्छा बड़ा रकम बन सकता है। तो स्मार्ट एसआईपी की स्ट्रैटेजी हम जान रहे हैं, वो भी सक्सेस स्ट्रैटेजी। हमारे साथ हैं कीर्तन शाह और प्रतिभा गिरीश से हम कर रहे हैं खास चर्चा। कीर्तन, ये स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करती है जिसकी हम चर्चा कुछ देर पहले कर रहे थे? हमने एक एसआईपी अमाउंट निर्धारित कर लिया, मानिए फॉर एग्जांपल महीने में 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अब पूरे लक्ष्य तक पहुंचने तक 5,000 की खाली एसआईपी क्या काफी रहेगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए सही तरीका कैसे हो? स्वाति जी, सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे प्रतिभा जी ने भी कहा कि इनकम बढ़ती जाती है, राइट। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, आपके शौक बढ़ते जाते हैं, आपकी नीड्स वांट्स बढ़ती जाती है। तो अब मान लीजिए अगर आप 25 साल के थे और तब आपकी 20,000 रुपए सैलरी थी,
और 20,000 रुपए को ध्यान में रखकर अगर आपने 4,000 रुपए की एसआईपी की थी, वो 4,000 रुपए की एसआईपी एकदम इररिलेवेंट हो जाएगी 7-8 साल बाद, जब आपकी सैलरी 70-80 हजार रुपए हो जाएगी, क्योंकि आपके खर्चे 70-80 हजार जैसे। तो सबसे आसान तरीका, अगर आपको आपके सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को आपकी बढ़ती हुई इनकम और बढ़ते हुए खर्चों के साथ अलाइन करना है, तो वो स्टेप अप एसआईपी है। स्टेप अप एसआईपी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप आज जो भी रकम निर्धारित करें कि आपको ये इन्वेस्ट करना है एसआईपी में, उसे हर साल 10% से बढ़ाते जाए, और ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन है, राइट। उससे होगा ये कि आपकी बढ़ती इनकम और बढ़ते एक्सपेंसेस के साथ आपकी सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आज से 10 साल या 15 साल बाद आप ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए जहां आपकी सेविंग्स बहुत ही कम है वर्सेस आपके इनकम और एक्सपेंसेस के। तो स्टेप अप एसआईपी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की, और आपने अगर म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर साल इसे 10% से बढ़ा दीजिए, तो अगले साल आपकी एसआईपी 11,000 हो जाएगी, और हर साल वो 10% से बढ़ती रहेगी। अब इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी करता हूँ आज से 20 साल के लिए, और 12% रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे निवेश पे, तो मेरा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस तकरीबन 90 लाख रुपए हो जाएगा आज से 20 साल बाद। पर अगर मैं 10% हर साल एसआईपी बढ़ाऊं, राइट, 1,000 रुपए से मेरी अगर एसआईपी बढ़ रही है अगले साल, और वो बढ़ती जाए हर साल, तो यही 10,000 रुपए की एसआईपी प्लस 10% का स्टेप अप मुझे 20 साल बाद 1,40,00,000 रुपया दे देगा। तो आपकी एक्चुअल अक्यूमुलेशन 50 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, सिर्फ एक छोटा सा 10% आपकी एसआईपी पे हर साल अगर आप बढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब उनकी इनकम बहुत कम होती है तब एसआईपी स्टार्ट करते हैं, पर एसआईपी को बढ़ा नहीं पाते, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत बढ़ जाएगी, पर उसे सपोर्ट करने के लिए उनको जो वेल्थ क्रिएशन चाहिए वो नहीं हो पाएगी। जो स्टेप अप एसआईपी एक बड़ा ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू वो मैच कर सकते हैं। बिल्कुल प्रतिभा, मैं एसआईपी से कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे होता है ये आपसे समझना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई 5,000 की एसआईपी पर महीने कर रहे हैं, या कोई 10,000 की एसआईपी पर महीने कर रहा है, और मानिए 12% का अनुमानित रिटर्न वो मानकर चल रहे हैं, तो हम 4 साल मतलब 4 अवधियों का एग्जाम्पल अगर आपसे लेना चाहें, और 2 एसआईपी अमाउंट्स 5 और 10,000 का, तो 5 साल में कितनी रकम बनेगी, 10 साल में कितनी बनेगी, 15 साल में कितनी बनेगी, और 20 साल में कितनी बनेगी? क्विक कैलकुलेशन अगर आपकी तरफ से हो जाए। रिटर्न हम माने कि 12% का रिटर्न आ जाएगा, तो 5,000 जो 5,000 का एसआईपी है वो 5 साल में सिर्फ आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया होगा, 3 लाख ही इन्वेस्ट किया होगा, और वो 4,08,000 बन जाएगा। अगर आपने 10 साल के इन्वेस्ट किया, 3 का 6 लाख आप इन्वेस्ट करोगे तो वो 11 लाख बन जाएगा, और 15 साल में वो बन जाएगा 24, और 20 साल में बन जाएगा 49 लाख। तो इतना कंपाउंडिंग मिलता है, ये 24 49 बन जाता है, 5 साल में डबल हो जाता है। कंपाउंडिंग के लिए आपको टाइम देना जरूरी है। सिमिलरली 10 साल के एसआईपी अगर आप देखोगे तो आपका आप इन्वेस्ट करोगे 6 लाख, 5 साल में बनेगा 8.24। अगर आप 10 साल के लिए रुकोगे तो 23 लाख बन जाएगा। अगर 15 साल के रुकोगे तो 50 लाख बन जाएगा, और 20 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज। नो स्टेप अप, नो नथिंग। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दो तो बहुत बड़ा रकम हो जाता है। आप देखोगे कि 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, बट वो पहले 5 साल में आपको दिखेगा नहीं, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रतिभा, इसी में जो कॉस्ट ऑफ डिले होता है वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? मतलब अगर आपने इसी में देरी कर दी आपने अपने प्लानिंग करने में, तो वो कॉस्ट ऑफ डिले आपको कितना ज्यादा कॉस्ट कर सकता है, मतलब कितना ज्यादा आपके लिए भारी पड़ सकता है? ये भी क्विक एग्जांपल अगर बताएं। मान लीजिए 25 साल का कोई है और उनको अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बोले, वो तो बोलते हैं कि बहुत टाइम है हमारे पास, 25 साल में स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसने 25 साल में बहुत डिसिप्लिन है और उन्होंने एसआईपी स्टार्ट कर लिया, एसआईपी स्टार्ट किया और 25 साल में, और 60 इयर्स तक वो एसआईपी को चालू रखा उन्होंने 5,000 का, तो उनका रकम बनेगा 3.24 करोड़। अगर उन्होंने 1 साल डिले कर लिया, मान लीजिए 1 साल डिले कर लिया, 26 साल में उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनका टोटल रकम बनेगा 60 इयर्स में 2.87। मतलब सिर्फ 1 साल का डिले उनको कितना कॉस्ट किया?
37 लाख का उनको फर्क पड़ा है। अगर उन्होंने सोचा कि 25 साल तो बहुत यंग है, मैं तो 30 साल में स्टार्ट करूंगा, और उन्होंने 30 साल में स्टार्ट किया एसआईपी, मतलब 5 साल का डिले हो गया, तो उनको उतना ही इन्वेस्ट करने के बाद उनको सिर्फ 1.76 मिलेगा, मतलब उनको 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। मान लीजिए किसी ने 30 में भी स्टार्ट नहीं किया, वो 40 इयर्स तक सोचते रहे हमारे पास टाइम है, और 40 इयर्स में उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि लेट कर दिया उन्होंने, वो ट्रिपल द अमाउंट, मतलब 5 के बदले में 15,000 का एसआईपी करते हैं अगले 20 साल के लिए, फिर भी उनका सिर्फ हाफ द अमाउंट, पहले 3.24 था 25 साल की उम्र में, और अभी आपको सिर्फ 1.5 करोड़ का मिलेगा। तो टाइम इज ऑफ एसेंस। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रकम बन सकता है, 1 साल में भी आपको बड़ा सा नुकसान हो जाएगा अगर आप डिले करेंगे एसआईपी। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि जितना देरी से निवेश उतना आपको जो रकम है वो आपको उतनी कम भी मिलेगी और ज्यादा निवेश भी करना पड़ेगा। उसको मैथमेटिकली समझाया अच्छे से प्रतिभा ने। मैं कीर्तन आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एसआईपी एक निश्चित समय पर करने से कोई रिटर्न में कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता है? कई लोग कहते हैं कि हम वीकली एसआईपी करें, या फिर डेली एसआईपी करें, या मंथ के किसी एक पर्टिकुलर डे पे एसआईपी करें तो हमें रिटर्न शायद ज्यादा मिले। ऐसा कुछ रहता है क्या? स्वाति जी, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, और मैंने कुछ स्कीम्स का 10 सालों का डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये डेटा अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड, स्मॉल, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, वैल्यू, कॉन्ट्रा, इतनी अलग अलग कैटेगरीज से शेयर किया हुआ है, राइट। अगर इन सब कैटेगरीज का 10 साल का अगर आप पिछला डेटा देखें, तो उसमें एक चीज बहुत ही क्लियर है कि आप वीकली कीजिए, डेली कीजिए या मंथली कीजिए, आपके रिटर्न्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में डेली एसआईपी करते तो आपको पिछले 10 साल में सीएजीआर मिलता 16.88%। आप वीकली करते तो आपको 16.85 मिलता, और मंथली करते तो 16.83 मिलता। यानी अगर आप देखें डेली और मंथली में 0.05% का भी फर्क नहीं है, राइट। और ऐसी आप जितनी भी स्कीम्स है अलग अलग कैटेगरीज में, सब ये अगर आप इसी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर यही निकल कर आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप डेली करें, वीकली करें, मंथली करें। तो इसीलिए अगर आप मंथली फ्रीक्वेंसी पे करें तो लंबे समय में उसे ट्रैक करना, नंबर ऑफ एंट्रीज और बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं ट्रांजैक्शन से लेकर, वो काफी सिंप्लीफाइड रहेगी अगर आप मंथली एसआईपी करेंगे वर्सेस डेली या वीकली। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से कुछ भी चूज कर लीजिए। पर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ी सी कम प्रॉब्लम्स चाहते हैं ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टिंग को लेकर, तो मंथली एसआईपी सबसे बेहतर। तो मंथली जो एसआईपी है वो अनुशासन के लिहाज से उसको ट्रैक करना काफी आसान है, कंपाउंडिंग के लिहाज से भी बेटर ऑप्शन माना जाता है। तो एसआईपी करने का सही तरीका क्या, एसआईपी कब करे तो ज्यादा फायदा होगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, कितनी एसआईपी करनी चाहिए और कैसे स्टेप अप करें, इन तमाम पहलुओं पर आज हमने बात की। हमारे दो खास एक्सपर्ट से कीर्तन और प्रतिभा, दोनों का बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।